गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 11 अगस्त के करंट अफेयर पे पहुंच गए हैं और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी से बने करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ पैटर्न में। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स बहुत आसानी से मिल जाए। ठीक है, हमारे साथ जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं उनको हमारे यहाँ की मार्किंग स्कीम के बारे में पता ही है कि आपको यहाँ पे 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ता है ताकि आप एक सेफ जोन में रहते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। 10 में से 6 आता है तो वहाँ पे आपको क्या रहता है, थोड़ा सा डेंजर जोन पे आप आ जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 अंक से आपको डाउट बना रहता है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है जिसके कारण प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आप मेंस की तैयारी के लिए अच्छे से पूरा फुल मोटिवेशन नहीं दे पाते। देखिए जिस तरीके से आपको 4 अक्टूबर को अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो बहुत ध्यान से डीपली इसको अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि सारी के सारे जो भी फैक्ट्स हैं चाहे कि एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए तो अच्छे तरीके से वो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा और अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनता है तो वहाँ पे वो अच्छे तरीके से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें मिस नहीं करना है, अच्छे तरीके से समझना है। ओके, आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन। ठीक है, तो जो आपका मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन है ये कहाँ से करेक्टली डिफाइन इसको किया गया है। ऑप्शन ए, अ प्रपोज बाउंड्री इन द एरिया ऑफ अक्साई चिन। क्या ये कोई बाउंड्री है जो अक्साई चिन का एरिया डिफाइन करती है। सेकेंड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या ये कोई लाइन है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच है। थर्ड है बिटवीन इंडिया नेपाल। क्या इंडिया और नेपाल के बीच किसी लाइन का नाम ये है। एंड ऑप्शन डी, कि प्रपोज बाउंड्री इन द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कि किसी अरुणाचल प्रदेश में जो बाउंड्री लाइन बनाई गई है वो इस नाम से जानी जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं जल्दी से। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए है। ए विल बी राइट आंसर कि जो आपकी मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन है ये आपकी अक्साई चिन से रिलेट करती है। अभी हम इसको मैप में भी अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए ताकि ठीक है, हालांकि इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये लाइन जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और जो चाइना की गवर्नमेंट थी 1899 में, इसको उनके एनवॉय ने, हमारे यहाँ के और चाइना के एनवॉय ने मिलकर इस लाइन का नाम रखा था जिसको सर क्लाउड मैकडॉनल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही है इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो यहाँ से ये पूरा ग्रीन कलर का लाइन जो यहाँ से लिखिए, इसको कहते हैं मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन, जिसको 1899 में एक्सेप्ट कर लिया था चाइना ने, जब 1969 के बाद से। ठीक है, मतलब जो 1899 से इसको बोला तो गया था लेकिन उसके बाद चाइना ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, बट 1969 में फिर चाइना ने इसको फॉर्मली पूरे अच्छे तरीके से होल हार्टली एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही बात ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन का चाइना क्या कर रहा है, इसका वॉयलेशन कर रहा है। क्योंकि ये जो पेंगोंग त्सो आपको दिख रहा है, पेंगोंग त्सो, इसका हाफ द पोर्शन क्या होता है, इसका हाफ पोर्शन चाइना के साइड जाता है और हाफ पोर्शन क्या आता है, इंडिया के साइड आता है। तो इसके पहले हम जो 8 लाइन, ठीक है, 8 पॉइंट, जिसको 8 लाइन पॉइंट कहता है, वहाँ तक हम पेट्रोलिंग करते थे जो हमारी पेंगोंग त्सो से थोड़ा सा आगे तक था। लेकिन अब चाइना कहता है कि ये जो आप 8 लाइन पॉइंट तक जहाँ पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पे आप बंद कर दीजिए क्योंकि ये हमारा एरिया है, आप केवल 4 लाइन पॉइंट तक ही पेट्रोलिंग करिए। इसलिए ये न्यूज़ में है, इसलिए ये एरिया ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, सारे एरिया को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास आर लोकेटेड इन लद्दाख यूटी। तो लद्दाख यूटी में कौन कौन से पास लोकेट करते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार से स्टेटमेंट्स आपसे क्वेश्चन बनेगा मैं सारे कवर करूँगा, बस ध्यान से आपको सुनना है। ओके, फर्स्ट है किलिक पास, सेकंड कोंका पास एंड थर्ड है मिंटेका पास। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, किलिक पास, कोंका पास और मिंटेका पास, ये तीनों के तीनों पास ही आपके लद्दाख यूटी में फॉल करते हैं। अब ये क्यों फॉल करें, जब से इंडिया का न्यू मैप लाया गया है उसके बाद से क्या हो गया है, सारे के सारे ये जो पास है ये पूरा इंडिया के मैप में आता है। ठीक है, अगर एक सेकेंड, अगर हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो देखिए ये वाला जो एरिया, ठीक है, यहाँ से ये जितना मैं लाइन खींच रहा हूँ, आपने अगर न्यू मैप देखा होगा, ठीक है, यहाँ तो मैंने पूरा पास का मैप ही लगाया है, न्यू मैप देखा होगा तो ये पूरा पीओके से लेके हमारा साइड चेन पूरा सारा कवर करते हुए ये सब हमने किस में, अपनी लद्दाख यूटी, ठीक है, जो आपकी
लद्दाख यूटी है उसके अंदर रख दिया। तो जो आपका यहाँ पे सबसे ऊपर मिंटेगा पास आप देख रहे हैं ऊपर, जो पीओके से जो हमारा जो बाउंड्री पास करता है इंडिया पाकिस्तान, तो मिंटेगा पास वहाँ फॉल करता है। सेम जो आपका किलिक पास है, ठीक है, किलिक पास ये भी आपका इंडिया और चाइना बॉर्डर पे होता है, ठीक है। और जो आपका थर्ड पास है जिसको आप कोंका पास कहते हैं, ये भी आपका इंडिया और चाइना बॉर्डर पे ही आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, याद रखना। तो किलिक पास आपने देखा होगा, ये मिंटेका पास में हाई माउंटेन पास है जो काराकोरम माउंटेन में आता है, गिलगित बल्तिस्तान वाला, शिनजियांग चाइना वाले रीजन में, ठीक है। तो जो मैंने बताया ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। मिंटेका पास ये आपका इंडिया और पाक बॉर्डर पे करता है। फिर ये किलिक पास ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो चाइना वाला और इंडिया वाला रीजन है, और कोंका पास ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। तो अभी ये ट्रीटी न्यूज़ में थी, इसके ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट वॉज फॉर्मलाइजेशन ऑफ द प्रपोजल्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन टू कंक्लूड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, कि इस ट्रीटी को फॉर्मलाइज किया गया था एंड प्रपोज किया गया था ट्रीटी ऑफ लाहौर के लिए, जिसको साइन की इसीलिए किया गया था ताकि कंक्लूड की जा सके जो पहली एंग्लो सिख वॉर हुई थी, ठीक है। सेकेंड है द फर्स्ट ग्रांटेड महाराजा गुलाब सिंह डोमिनियन ओवर जम्मू एंड कश्मीर थ्रू अ सेल डीड, कि जो पहले ब्रिटिश थे उन्होंने ग्रांट कर दिया था कि महाराजा गुलाब सिंह को वो डोमिनियन मतलब उसके ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर है थ्रू अ सेल डीड उसके ज़रिए क्या करेंगे वहाँ पे डोमिनियन में अपना काम करते रहेंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले क्या इस ट्रीटी को फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को फिनिश करने के लिए कंक्लूड करने के लिए लाया गया था? बिल्कुल करेक्ट है। 1846 में पहली एंग्लो सिख वॉर को कंप्लीट करने के लिए कंक्लूड करने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया था, और इसी में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने ग्रांट कर दिया था महाराजा गुलाब सिंह को डोमिनियन ओवर जम्मू एंड कश्मीर में सेल डीड के द्वारा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई। तो राइट आंसर तो सी हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में साइन की गई थी, ठीक है, जिसको पहली जो एंग्लो वॉर स्टार्ट हुई थी 45-46 में ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिख एम्पायर था इन दोनों के बीच, तो इसको ख़त्म करने के लिए। साथ ही साथ जो पहली फोर्स थी महाराजा रणजीत सिंह की, ये रन की थी इसने कश्मीर वैली में 1819 में, और जो वैली रिमेन विद द सिक्स अंटिल अ लिटिल आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह डेथ 1839, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह जब तक थे तब तक इस वैली में ज़्यादा कुछ ब्रिटिशर्स का डोमेन नहीं था, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी उनका रूल इतना नहीं चलता था। लेकिन आफ्टर रणजीत सिंह डेथ थोड़ा सा जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब हैपन हुई तो उस समय इस ट्रीटी को फिनिश करने के लिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 को लाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर तो कल द हिंदू पे पूरा आर्टिकल ही छपा हुआ था, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इस स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ ब्लॉकचेन इज अ सेंट्रलाइज्ड लेजर ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एक सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह की सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी जिसमें ट्रांजैक्शन होता है एक पीयर से दूसरे पीयर नेटवर्क पे, ठीक है। सेकेंड है नो पार्टिसिपेशन कैन चेंज और टेम्पर विद द ट्रांजैक्शन आफ्टर इट्स बीन रिकॉर्डेड टू द शेयर्ड लेजर, कि जो पार्टिसिपेंट है उसके बीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे ना ही कोई टेम्पर में, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं आफ्टर इट्स बीन रिकॉर्डेड टू द शेयर्ड लेजर, जिस फॉर्म में आप रिकॉर्ड करते हैं उसी फॉर्म में वो लेजर के पास जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या ये सेंट्रलाइज लेजर ट्रांजैक्शन है। देखिए सेंट्रलाइज लेजर ट्रांजैक्शन नहीं, अगर सेंट्रलाइज लेजर ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो फिर इस टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं रहेगा, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, तो ये सेंट्रलाइज नहीं है, इट इज़ डिसेंट्रलाइज, ठीक है। याद रखिएगा क्या है ये, डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। सेकंड है कि सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट है इसमें नो पार्टिसिपेंट कैन चेंज, किसी पार्टिसिपेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता है, किसी टेम्पर को कोई चेंज नहीं कर सकता जब ट्रांजैक्शन करते हैं आफ्टर इट्स बीन रिकॉर्डेड टू द शेयर्ड लेजर, जिस फॉर्म में आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर तो बी हो गया। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि फर्स्ट टेक्नोलॉजी है कि ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिसेंट्रलाइज है, ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेंट हैव एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन लेजर एंड इट्स इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। कि किसी भी नेटवर्क का जो पार्टिसिपेंट है इसमें एक्सेस कर सकता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होते हैं, साथ ही साथ जो
इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है उसका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, ना कि सेंट्रलाइज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी अच्छे से इसको दिमाग में रखना, ठीक है। इसमें नो पार्टिसिपेंट कैन चेंज और टेम्पर विद द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जैसे समझ लीजिए आप किसी को कुछ मैसेज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि अभी एक नया ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है, फेसबुक पे, उसमें हम सभी जुड़ेंगे। तो अगर मैंने यही आपको टेलीग्राम पे सेंड किया है तो ये इसी फॉर्म में आपके पास आएगा, ठीक है। तो नो वन कैन चेंज इट। अगर इसको कोई चेंज भी करने की कोशिश करेगा तो जो कंप्यूटर की बाइनरी डिजिट होती है 010101, इस फॉर्म में फिर वो मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर इसलिए कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो कुछ और इसके बारे में समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस है, जैसे ऑटोमोटिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूज़ की जाती है। फाइनेंशियल सर्विस में यूज़ की जाती है। वोटिंग के लिए ही यूज़ करने के लिए इसको अभी स्टार्ट किया जा रहा है, सोच रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से सारा पहले पूरा नियंत्रण कर लें, उसके बाद ही इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। फिर हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसका ऐसे इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के ऊपर भी कल द हिंदू पे आर्टिकल छपा हुआ था, ठीक है। अभी हम कुछ जल्दी से जल्दी द हिंदू के भी एनालिसिस लाने लगेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। फर्स्ट है, इट इज़ एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट कैन कॉम्बेट द बॉलवॉर्म, ठीक है। ये एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांजेक्शन क्रॉप होती है जो फाइट करती है बॉलवॉर्म से। बॉलवॉर्म इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। पहले आप बताइए कि राइट आंसर कौन सा है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ द ओनली जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव इन इंडिया, कि ये केवल एक ही यही बीटी कॉटन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको इंडिया में अप्रूव किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं सबसे पहले कि इट इज़ एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांजेक्शन क्रॉप दैट कैन कॉम्बेट द बॉलवॉर्म। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। कि जो बॉलवॉर्म्स होते हैं, याद देखा होगा आपने, जो कल्टीवेशन जब करते हैं जो फार्मर्स, उनकी जो कल्टीवेशन के ऊपर कभी कभी क्या होते हैं, या तो कभी हैवी जब रेनफॉल होता है तो फिर उसके कारण ख़राब हो जाता है, या फिर बॉलवॉर्म्स होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उसमें लग जाते हैं, तो उससे वो जो कॉटन होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन बीटी कॉटन क्या है? इट इज़ एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप है, तो ये कॉम्बेट करता है बॉलवॉर्म से, बिल्कुल करेक्ट है। और इंडिया के अंदर क्या ये ओनली मॉडिफाइड जेनेटिक अप्रूव्ड ये जो दिया हुआ है यही बस ऐसी क्रॉप है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई, राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी द हिंदू में कल आर्टिकल दिया हुआ था, अच्छा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में जाएगा। और इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, वो इसको अप्रूव किया उसने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवल्स एंड द ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 फ्रॉम यूनिसेफ। तो अभी यूनिसेफ ने लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 को पब्लिश किया, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, नाइजीरिया एंड इंडिया अलोन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऑल अंडर 5 डेथ इन 2019। कि नाइजीरिया और इंडिया इन दोनों ने ही केवल इतना डेटा दिखाया है अंडर 5 डेथ इन 2019 की। सबसे ज़्यादा जो ऑलमोस्ट अ थर्ड मतलब 1/3 जो डेथ हुई है ये इन्हीं दोनों कंट्री में 2019 में हुई है, जो अंडर 5 बच्चे हैं। सेकेंड है, द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट शो मोर देन 50% रिडक्शन फ्रॉम 1990 टू 2019। की जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है इसमें ये देखा गया है कि जो 50% रिडक्शन देखा गया है फ्रॉम 1990 से 2019 में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इंडिया और जो नाइजीरिया, इन्हीं दोनों यहाँ यही दो कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा 2019 में अंडर 5 डेथ देखी गई हैं आफ्टर 1/3 डेथ, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, जो मोर्टेलिटी रेट है ये भी 50% रिडक्शन देखा गया है पूरे 100 डिकेड्स, मतलब जो 1990 से 2019 है 30 डिकेड्स में, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई, राइट आंसर सी हो गया। मेंस के परस्पेक्टिव से लिख सकते हैं जब चाइल्ड मोर्टेलिटी के कुछ ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और जो अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट है डेथ पर 1000 लिव बर्थ, ठीक है, मतलब 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है ये देखी जाती है। और इसके इंडिया के अंदर डेक्लाइन देखा गया है 34 इन 2019 फ्रॉम 126 इन 1990, ठीक है। तो 2019 में देखा कि 34 बच्चे 1000 लाइफ्स में इनकी डेथ हुई है और 1990 में 126 था ये स्टेटस, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने के लिए भी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईज 2.0 इंडेक्स। तो ये इंडेक्स के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट प्रोवाइड पब्लिक सेक्टर बैंक कॉम्परेटिव एवेल्यूएशन शोइंग वेयर बैंक्स स्टैंड ऑन द रिफॉर्म एजेंडा, कि ये प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर बैंक को एक कॉम्परेटिव एवेल्यूएशन जिसमें ये दिखाया जाता है कि जहाँ बैंक्स स्टैंड करते हैं रिफॉर्म्स एजेंडा, ठीक है, जहाँ पे वो अलग अलग रिफॉर्म्स को दिखाते हैं। सेकंड है इट हैज़ बीन रिलीज बाय नीति आयोग, इसको नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किया गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर जो है कि आपका ऑप्शन ए है, मतलब इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने पब्लिश नहीं किया है, इसको IBA, ठीक है, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन ने इसको पब्लिश किया है और इसके अंदर जो रिफॉर्म एजेंडा होता है यही पब्लिश किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर ए हो गया। कुछ और चीज़ें देख लो इसके बारे में। चलिए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने ही इसको पब्लिश किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो इसके अंदर ईज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब है एनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म इंडेक्स को पब्लिश किया गया है जिसमें पब्लिक सेक्टर जो बैंक है इसमें रिफॉर्म एजेंडा को रखा जाएगा। और ये कोशिश की जा रही है कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराना है ड्यूरिंग कोविड-19 ताकि आप सभी को इतनी प्रॉब्लम देखना ना पड़े। और साथ ही साथ जो कन्वीनियंस प्रोवाइड करना बैंकिंग सर्विस के लिए और कस्टमर के लिए एट द डोर स्टेप थ्रू द यूनिवर्सल टच पॉइंट ऑफ कॉल सेंटर, ठीक है, यूनिवर्सल टच पॉइंट कराना कॉल सेंटर तक, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को बनाना। और वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अभी ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस इन्विसाज की गई है कि इसी को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और इसके ज़रिए क्या किया जाएगा, इसके ज़रिए आप सभी को डोर टू डोर सारी चीज़ें आपको बैंकिंग से रिलेटेड मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वेयर फैसिलिटेटेड बैंकिंग द टॉप 3 टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी अकॉर्डिंग टू ईज 2.0 इंडेक्स। तो ईज 2.0 इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन से 3 बैंक है जिनको टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कहा गया है। फर्स्ट है स्टेटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एक्सिस बैंक। ऑप्शन 2 बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ऑप्शन 3 एक्सिस बैंक, SBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ऑप्शन 4 बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI इन ओरिएंटल बैंक को क्या किया, टॉप परफॉर्मिंग बैंक की कैटेगरी में रखा गया ईज 2.0 इंडेक्स में, ठीक है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज 2021 फॉर हिज रोल इन ब्रोकिंग अ डील बिटवीन इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अगर डील आपको पता है तो आंसर बहुत आसानी से दे दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जैसिंडा आर्डन एंड मिखाली मिशोस्टिन। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया है पीस प्राइज़ के लिए। काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, काफ़ी अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है लोगों के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतना अनपीसफुल है वो खुद उसको पीस प्राइज़ दिया जा रहा है केवल एक डील की गई कि उसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच एक डील को कंडक्ट करा है इसलिए। ओके बट फिर भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑन 10 सितंबर 2020 दैट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फिशरर सेक्टर ऑन इन द कंट्री, ठीक है। तो फिशरी सेक्टर को और अच्छा करने के लिए अभी मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी ने ही इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया ताकि फिशरी सेक्टर को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अंदर जो ई गोपाला ऐप है इसको रखा गया है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस इन्फॉर्मेशन पोर्टल डायरेक्ट यूज़ ऑफ फार्मर्स के लिए रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें फोकस किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फिशरी सेक्टर है उसका,
कंट्री के अंदर, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसके अंदर 20,050 करोड़, ठीक है, 20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि इसको और अच्छे से डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ओके, जितना भी स्कोर आया हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।